हेलो नमस्कार वेलकम टू फोकस स्टडी पॉइंट। आज का अपना चैप्टर है, एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अपन। वो है राजस्थान के जो इतिहास है, कला संस्कृति है। तो क्लास 10th की एक बुक है, उस बुक के चैप्टर फर्स्ट है, उसका एक पोर्शन अपन ले रहे हैं, राजस्थान का परिचय। और साथ ही साथ राजस्थान की जो सभ्यता है, उन सभ्यताओं के बारे में, सभ्यताओं का अध्ययन अपन आज है वो करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लास बिना किसी देरी के। तो पहले थे कि इसका उल्लेख सर्वप्रथम राजस्थान है, राजपूताना शब्द इसका उपयोग हुआ था, वो था 1800 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। थॉमस भाई साहब ने यूज किया। उसके बाद 1829 के अंदर अपने आगे कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 के अंदर बुक लिखी थी। वो बुक कौन सी थी आप बताइए? वो थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी। उस बुक में इसका उपयोग है, उसके लिए राजस्थान या राजस्थान का उपयोग किया था। लेकिन सर्वसम्मति से पहली बार, सर्वसम्मति सर्वसम्मति से पहली बार इसका जो राजस्थान नाम है वो सर्वप्रथम 30 मार्च 1949 को रखा गया था। ठीक है ना, 30 मार्च 30 मार्च 1949 को पहली बार इसका नाम है, अपन ने इसका नाम रखा था राजस्थान। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, वो कौन से है? मरु है, धन्व है, जंगल है, मत्स्य है, सूरसेन आदि नाम है जिनका उल्लेख है ऋग्वेद में होता है। ठीक है, धन्व है, मरु है, ये जंगल प्रदेश है आदि। मरु और धानो दोनों एक ही है। और जो जोधपुर के आसपास आसपास का मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसके लिए इसका प्रयोग नाम का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन से है आप याद रखना, दोनों नाम मरु, एक तो है मरु और एक है धनु। इन दोनों का है पहले इसका नामकरण किया जाता था, मरु और धनु का। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। उसके बाद आप बात करें अपन जंगल प्रदेश की, जंगल प्रदेश था, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद के अंदर होता है। ये बीकानेर और नागौर के जो आसपास का क्षेत्र था, उससे हम जंगल प्रदेश कहते हैं, जंगल या जांगलू भी कहते हैं। जंगल प्रदेश कौन सा है तो आप याद रखना, बीकानेर और नागौर के आसपास का जो एरिया है। ठीक है, बीकानेर और नागौर, इसके आसपास के एरिया को जंगल कहते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आता मत्स्य, मत्स्य का उल्लेख है महाभारत में होता है। ठीक है, महाभारत में है मत्स्य का उल्लेख होता है। लेकिन सूरसेन है, जो धन्व है, मरु है, जंगल है, इनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर होता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर होता है मत्स्य का, लेकिन मुख्यतः इसका उल्लेख है महाभारत में, इसका उल्लेख एक राज्य के रूप में किया गया है। ठीक है, मत्स्य का उल्लेख है एक राज्य के रूप में, इसका उल्लेख है वो एज इट इज किया गया है महाभारत में। लेकिन हालांकि इसका उल्लेख नामकरण है, नाम का उल्लेख है वो अपने ऋग्वेद के अंदर भी होता है, लेकिन एज ए राज्य के रूप में इसका उल्लेख है वो महाभारत में होता है। जयपुर, अलवर, भरतपुर का एरिया है, उससे हम मत्स्य कहते थे। और इसकी राजधानी विराटनगर थी। और भरतपुर, मथुरा के सटे हुए धौलपुर, कोहली अधिकांश भाग सूरसेन में सम्मिलित थे। उसके बाद कुछ एक नाम का नाता और आता है, वो आता है कंठल। कंठल क्या है? मही नदी, मही नदी के आसपास के जो भूभाग है, जो प्रतापगढ़ राज्य में, प्रतापगढ़ छोटी सॉरी प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिले में जो भी मई नदी, मई रिवर है, उसका एरिया है, उसे हम कहते हैं कांठल है, कहते हैं। कांठल किसे कहते हैं? तो प्रतापगढ़ जिले में मई नदी का जो भूभाग है उसे कांठल कहते हैं। और क्योंकि मई नदी का है इस क्षेत्र है, ये मई नदी के कांठे में बचा हुआ है, इसलिए हम कांट इसको कहते हैं। और इसके अलावा एक फैक्ट और है, वो है छप्पन का मैदान। ठीक है, छप्पन का मैदान कहाँ है? जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, इसको याद कैसे करोगे? ये कंफ्यूजिंग करेगा छप्पन, आप इसको ठोके जाओगे डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो इसको याद कर देना, छप्पन का मैदान बाप, सीधा सा। मई का मैदान या छप्पन का मैदान दोनों बाप में विस्तृत हैं, बाप में नहीं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बाप, छप्पन का बाप। तो ऐसे याद कर देना, ये इस प्रकार याद करोगे याद रहेगा, वरना वहां पे एक एग्जाम के अंदर क्या होता है, एक फोबिया होता है, एग्जामोफोबिया तो उससे क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको याद कर लेना, छप्पन का मैदान कहाँ है, तो उसके लिए आप याद कर देना बाप, बाप बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बाप बांसवाड़ा। ठीक है, छप्पन गांवों का समूह होने के कारण बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य के भूभाग को छप्पन का मैदान कहते हैं। उसके बाद जो अपना भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया है, उसमें जो भी पठारी भूभाग है, पठारी भूभाग है, उस पठारी भूभाग को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऊपरमाल, ऊपरमाल का
पठार, ठीक है। ऊपरमाल कहाँ है? ये स्थित है भैंसरोड से बिजोलिया तक। उदयपुर में जो पहाड़ियां हैं प्रदेश में उसे कहते हैं गिरवा। और जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। मांड था, तो यहाँ पे मांड गाय की भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं बागड़। बागड़ कहाँ है? यहाँ पे स्थित है बागड़, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। और इसके अलावा अड़ोती, आपको पता ही है, सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट था वो था मई का मैदान या छप्पन का मैदान। इंपॉर्टेंट ये दो एग्जाम के व्यू पॉइंट से। कहाँ स्थित है? बाप में। बाप यानी बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ऐसे आपको इसे निमोनिक से याद करना है, ठीक है। उसके बाद अपना होता है इतिहास का काल विभाजन। शुरू करते हैं अपन हिस्ट्री, वो अपना सामान्य परिचय हो गया, नामकरण पढ़ लिया अपन, नामकरण कैसे हुआ राजस्थान का। उसके बाद जो जो एरिया था राजस्थान का एकीकरण हुआ था, और ये सत्य थी पहले। तो उससे पहले अपना प्राचीन काल में कौन कौन से थे? मरुद थे, दानव थे, जांगल थे, मत्स्य थे, सूरसेन, जितने भी अलग अलग जनपद थे, एरिया थे, उनका नामकरण क्या क्या नाम से जाने जाते थे। इतिहास है उसे मोटे मोटे तीन काल है। तीन काल है। प्राक काल, यानी जिसके बारे में अपन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, कोई जानकारी नहीं लिखित साक्ष्य, वो प्राक काल। आद्य युग और ऐतिहासिक। आद्य युग के अंदर प्राप्त हैं लेकिन अब पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके बारे में अपन जो साक्ष्य है उसको अस्पष्ट है, लिपि पढ़ना असंभव है, ठीक है, संभव नहीं हो पाया अभी तक, तो इसीलिए। और जिसके बारे में अपन जानते हैं और जिसका पढ़ना लिखना लिपि है, वो पढ़ना लिखना सुस्पष्ट है, स्पष्ट है और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राक युग, ये युग षष्ठी से आरंभ से हड़प्पा सभ्यता। प्राक युग कौन सा है? आरंभ से लेके हड़प्पा तक। और आद्य युग है हड़प्पा से लेके 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना। और ऐतिहासिक है 600 ईसा पूर्व से लेके वर्तमान तक का जो काल है इसे बोलते हैं अपन ऐतिहासिक काल। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राक युग है अपना, जिसके बारे में अपने लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है अपने पास, न तो अपने को अपरिचित है अपन, उसके बारे में अपन परिचित नहीं है, वो होता है प्राक युग, बहुत पुराना। मानव सभ्यता का उदय आपको पता ही है, नदी घाटियों के आसपास हुआ था। जितनी भी सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई थी, वो हुई थी अपने नदी घाटियां हैं उनके आसपास हुई है, क्योंकि वहां पानी है। पानी है तो वहां पे आप खेती कर सकते हो, ठीक है, और अनाज मिलेगा आपको खाने पीने का। उसके बाद यदि वहां पानी है, नदी है, पानी होगा, पानी है तो वहां पशु आएंगे, तो उससे क्या होगा? आपको मांस भी मिलेगा, तो आपके खाने की पूर्ति होती है। तो आप सारी सभ्यता जितनी विकसित हुई है, वो सारी नदियों के आसपास हुई है, जितनी भी आपने पढ़ी है आज तक। तो नदी घाटियों में जल की प्रचुरता रहती है, और यहाँ पे कंदमूल फल मिल जाते हैं, और सघन वन है तो पशु पक्षी भी रहते हैं, आसानी से मांस उपलब्ध हो जाता है। अब शुरू होते हैं अपन जो अपना सबसे पहले है मानव सभ्यता का उद्भव से लेकर काल को पाषाण काल कहते हैं। उद्भव से मानव सभ्यता का उद्भव हुआ है तो उसे हम कहते हैं पाषाण काल। इसके तीन भाग है, पूर्व पाषाण काल से पहले, मध्य और उत्तर पाषाण काल, तीन भागों में बांटा है पाषाण काल को। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज, वो है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल क्या है? पूर्व पाषाण काल है ये, इसके बारे में अपने को ज्ञात तो नहीं है कि ये कब हुआ है, लेकिन यहाँ जो प्राप्त हुए हैं, उत्खनन किया अपन ने, यहाँ पे उत्खनन किया तो यहाँ पे बहुत सारे उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स प्राप्त हुए हैं, औजार है। तो वो क्वार्टजाइट जो पत्थर होता है उसके बने हुए उपकरण से ज्ञात होता है कि ये लगभग 2 से 1.5 लाख वर्ष पुरानी है सभ्यता है। तो राजस्थान में मानव संस्कृति विद्यमान थी। जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो क्वार्टजाइट के पत्थर प्राप्त हुए हैं, यहाँ से क्वार्टजाइट के जो पत्थर प्राप्त हुए हैं, उससे ज्ञात होता है कि यहाँ पे मानव सभ्यता थी, विद्यमान थी उससे। और कोई साधन नहीं है, लेकिन ये पत्थर प्राप्त, उससे एक अनुमान लगा रहा है कि यहाँ पे 2 से 1.5 लाख वर्ष पुरानी यहाँ पे मानव सभ्यता है, विकसित थी यहाँ पे, ठीक है, लगभग 1.5 से 2 लाख। और उसके अलावा सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी के अंदर सीए एकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ के आसपास है पत्थर से बनी हुई पूर्व हैंड एक्स है, हस्त कुठार है, पाषाणकालीन पत्थर से बनी हुई हैंड एक्स है, वो प्राप्त की, खोज निकाली और ये मिली। उसके कुछ टाइम बाद है सैटनकार ने झालावाड़ के आसपास है ऐसे ही सेम उपकरण है खोजे। और यही तो उसके बाद तुरंत तो उसके बाद योजनाबद्ध रूप से उत्खनन हुआ, जिसमें वीरेंद्रनाथ मिश्र, आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार और हरीश चंद्र मिश्रा है। ये कुछ जो अपने पुरातत्वविद थे, उन्होंने यहाँ पे शुरू किया उत्खनन करना।
उसके एक यहाँ पे और महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, वो है बी आलचीन। बी आलचीन कौन है? बी आलचीन है जालोर के अंदर जो पूर्व पाषाण काल है, जालोर में पूर्व पाषाण काल है, उसके जो साक्ष्य प्राप्त किए वो किए बी आलचीन ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत एग्जाम आ सकता है आपके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बी आलचीन ने पूर्व पाषाण काल के उपकरणों खोज किस क्षेत्र में की थी? तो वो है आपका जालोर है, वहां पे की थी। मध्य पाषाण काल अपना शुरू हो गया अभी। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में कहानी दूसरी कड़ी के रूप आती है राजस्थान में मध्य पाषाण काल की। यहाँ पे अपने जो नदियां हैं, पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में है लूणी नदी और उसकी सहायक नदियां, जितनी भी लूणी नदी है उसकी जोजरी है, पांडी है, सागी है, मीठड़ी है, ठीक है, वो सारी नदियां, और चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और जयपुर का विराट नगर है, इसके आसपास से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले थे। ठीक है, कौन कौन से उपकरण थे वो आप है इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखना। वो अपने है जेस्पर है, एगेट है, चर्ट है, कार्नेलियन है, क्वार्जाइट है, कसने आदि पाषाण से बने हुए थे। ये पत्थर थे, एगेट है, चर्ट, इनसे बने हुए थे, जिनमें ब्लेड है, इग्रेवर है, ट्राइंगल है, क्रिसेंट है, ट्रेपेज है, स्क्रेपर है, पॉइंटर है, आदि उल्लेखनीय है। जो मध्य पाषाण काल के अंदर जो उपकरण बने थे, जो उपकरण थे, इंस्ट्रूमेंट थे, उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से। और इसको हिंदी में बोलते हैं लघु पाषाण उपकरण। हिंदी वाला तो ठीक है, वो ज्यादा याद है, लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है, टर्म है, आजकल इसको भी है माइक्रोलिथ। इसको इंग्लिश में ऐसे देवनागरी लिपि में लिख देते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, तो इसको याद रखना। मध्य पाषाण काल में छोटे जो उपकरण मिले थे पाषाण, ठीक है, पत्थर से बने हुए, उनको बोलते हैं माइक्रोलिथ। एज इट इज याद करना, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या है? मध्य पाषाण काल में पत्थर से बने छोटे उपकरण को माइक्रोलिथ कहते हैं, यानी लघु पाषाण उपकरण। उत्तर पाषाण जो काल है उसमें भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर के आसपास इसके उपकरण मिले थे। इसका मतलब ये है जो मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन ने पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ा ही है। पूर्व पाषाण काल में क्या है ये मैं आपको बता दूं। और पूर्व पाषाण काल है, उसके लिए इंपॉर्टेंट तो एक है यहाँ पे जो क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट है, पत्थर मिला है, उसके उपकरण मिले थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 1870 1870 के अंदर सर्वप्रथम यहाँ पे अपने हैकेट साहब ने, सी हैकेट साहब थे, इन्होंने जयपुर इंद्रगढ़ के आसपास ये अपने खोजे थे, हथियार उपकरण खोजे थे। उसके बाद अपना सैटन कार है, उसने झालावाड़ में खोजे थे। जालौर के अंदर इसी की खोज की थी, वो भी आलचीन ने की थी। और मध्य पाषाण काल के अंदर महत्वपूर्ण है लूणी नदी और बेड़स नदी घाटी और विराटनगर। यहाँ पे कौन कौन से जो उपकरण थे उनके नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर देना, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। राजस्थान के अंदर धातु काल के अंदर हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण, ताम्रकांस्य युग। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थल है। ताम्रकालीन है सभ्यता में गणेशपुरा है, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में, गिलूंड राजसमंद में। गिलूंड याद रखना, राजसमंद, गिलूंड कहीं गिलूंड से ग से गंगानगर ठोक के जाओ नहीं। उसके बाद अपना आहड़ और झाड़ोल। आहड़ तो आपके याद है उदयपुर है, लेकिन झाड़ोल ये इंपॉर्टेंट है। झाड़ोल ये भी उदयपुर में है, इसलिए बोला मैं इंपॉर्टेंट है ये झाड़ोल। मिस्टेक से कहीं उल्टा आप ठोका दो जिला इसका। उसके बाद है पिंड पाड़ेलिया चित्तौड़ में है, पता ही है आपको। और आगे कुड़ाला नागौर, साबड़िया और पुंगल बीकानेर, नंदलालपुरा केराडोद और छितवाड़ी ये है जयपुर के अंदर। एलन्ना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली है सोईमाधोपुर। कोल माहौली है वो है सोईमाधोपुर के अंदर। मल्हा मल्हा भरतपुर, मल्हा आपका है भरतपुर में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताए थे आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू पॉइंट से कौन कौन से, एक बार आपके लिए और बता देता हूँ मैं आपको। सबसे महत्वपूर्ण तीन ये नंदलापुरा, केराडो, छितवाड़ी ये जयपुर में, और मला भरतपुर, और कोल मावली सवाईमाधोपुर, एलाना जालोर ये आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट। एक है झाड़ोल, झाड़ोल भी उदयपुर में स्थित है। लो काल में क्या है? लो काल में ताम्र और काश्य काल के पश्चात लो काल आया था। सबसे पहले ताम्र, फिर काश्य, फिर आया लो।
मानव इतिहास में युगांतर घटना थी ये तो इम्पोर्टेंट थी अपने आप में। युगांतर युग हुआ है, चेंज हुआ है। लोहा। 9 भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेनटॉक स्थानों पर लो संस्कृति के समय अनेक हथियार उपकरण यहाँ पे मिले थे। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, जो चारों नाम है, ठीक है, नोह नोह भरतपुर में स्थित है, ये भी लो काल का है। जोधपुरा, जयपुर, बताऊं मैं क्वेश्चन किस प्रकार आएगा आपको बताऊंगा इसका। सुनारी, झुंझुनू और रेड टोंक, ये चारों ही लो काल के हैं। तो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा लोकालीन या कौन सा लोकालीन स्थल नहीं है। यहाँ बनेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, फिर दे देंगे 1 नंबर नौ, 2 नंबर जोधपुरा, 3 नंबर सुनारी, 4 नंबर रेड रेड फिर पूछेंगे कि उपयुक्त में से कौन सा लोकाल से संबंधित है। फिर आप वो देंगे 1 2 1 2, फिर ऐसे नहीं, तो फिर क्या कंफ्यूजन होता है। तो आप इसको याद कर लेना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शायद मुझे नहीं लगता कहीं आने वाले टाइम में कहीं कहीं टपकेगा ये क्वेश्चन। और ये है नो नो से प्राप्त लो अवशेष। लो नोह से प्राप्त हुए ना, वो भारत में लो युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। जो नो है अपना भरतपुर में, तो यहाँ से जो लो काल के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, वो अपनी सीमा रेखा निर्धारित करते हैं कि लो के अवशेष भारत में कब प्राप्त हुए, यहाँ से आरंभ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, और कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता, मुझे नहीं पता है इसका, ठीक है। उसके बाद अगला है वो आपका जोधपुरा सुनारी से लो गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। कौन से? जोधपुरा और सुनारी, झुंझुनू से जोधपुरा, जयपुर, ठीक है। और आपको पता ही रेड, इसको रेड टोंक में टाटा नगर कहते हैं। लो काल के पश्चात यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यू ये प्राप्त, इसका उद्योग हुआ संस्कृति का। सबसे पहले तांबा आया, तांबे से कांस्य आया, कांस्य से बाद में आया आपका लोहा। उसके बाद ये आगे पेंटेड ग्रे वेयर है, ये जो आपके चित्रित मृत भांड है, संस्कृति का उदय हुआ है। और इस संस्कृति का अवशेष है विराटनगर के अंदर। जोधपुरा ये जो लो काल वाले हैं, लो काल वाले ये वही इसी से संबंधित है, और लगभग 600 ईसा पूर्व इसका उदय हुआ है। उसके बाद एक कालीबंगा के बारे में थोड़ा बहुत 2-4 विशेष फैक्ट है, वो मैं आपसे बता दूं आपको मैं। प्राचीन दृश्य द्वितीय और सरस्वती नदी है, इसके जो एरिया है, इसके आसपास जो सभ्यता विकसित हुई है, हड़प्पा सभ्यता, उसे हम कालीबंगा कहते हैं। कालीबंगा है, इसका अर्थ क्या है? जैसे ये काली चूड़ियां, इसके दौरान काली चूड़ियां हैं, इसी से इसकी स्थल आस के पास खुदाई हुई, तो वहां पे बहुत सारी काली चूड़ियां प्राप्त हुई। काली चूड़ियां प्राप्त हुई, उसी से इसका नाम है कालीबंगा कर दिया, कालीबंगा, ठीक है। बंगड़ी होती है, बंगड़ी पहनते, बोलते ही अपने आज भी बोलते हैं, गांव में ढाणी में। उसके बाद सर्वप्रथम इसका लगभग जो खोज हुई थी, सर्वप्रथम किसने की थी? वो अमलानंद घोष ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी। वहां ठोक देंगे बीबी लाल बीके थापर, लेकिन सर्वप्रथम इसकी खोज की थी, वो की थी 1952 में अमलानंद घोष ने, ठीक है। अमलानंद जी घोष साहब थे, उन्होंने इसकी खोज की थी सर्वप्रथम। उसके बाद 1961-62 के अंदर बीबी लाल बीके थापर ने भी यहाँ उत्खनन किया था। इसका उत्खनन है 5 स्तर है। पहले 2 स्तर है, वो है प्राक हड़प्पा से पुराने, और लास्ट के 3 है, वो हड़प्पा के समांतर है, समान है, समकालीन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। पुराने पहले वाला 2 है प्राक हड़प्पा, और बाद वाले है हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा एक सुव्यवस्थित थी, ठीक है। प्रॉपर उसको नगर नियोजन उसका हुआ था, पूरी प्लानिंग हुई थी, ठीक है ना। टाउन प्लानिंग पूरी करके फिर इसको विकसित किया गया था। और मिट्टी की ईंटों को धूप में पका कर उपयोग किया गया था। और बर्तनों पर रंग लाल था, जिन पर काली सफेद रेखाएं थी। लाल रंग बर्तन थे, उसके ऊपर काली और सफेद रेखाएं थी। और यहाँ पे एक खोपड़ी मिली, कंकाल की खोपड़ी मिली, 6 छिद्र थे इसमें, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, लकड़ियों की नालियां बनी हुई थी, लकड़ियों की बेलनाकार मोहर मिलती है यहाँ से, ठीक है। बेलनाकार मोहर कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। और लकड़ी की बैलगाड़ी मिलती है, खिलौने मिलते हैं, हवन कुंड मिलते हैं, और मस्तिष्क खोपड़ी से 6 छेद मिलते हैं, उससे मस्तिष्क शोथ की बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता, आहट सभ्यता। आहट सभ्यता उदयपुर के आसपास के, आहट सभ्यता उदयपुर आसपास नदी की आयड नदी है, उसी आहट नदी है, आयड नदी के जो आसपास है, उससे लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। अपन ने अभी एक और डिस्कस की थी, आहड़ और एक जाडोल,
ये दोनों ही उदयपुर में स्थित है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जाड़ोलवाड़ा है, ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है। ये जो आर्ट सभ्यता है ये मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1853 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। बात इंपॉर्टेंट, 1952 के अंदर तो आपका सर्वप्रथम कालीबंगा का किसने किया उत्खनन, खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। लेकिन आर्य सभ्यता के सर्वप्रथम जो उत्खनन है वो हुआ था 1800 1953 में, 1953 में, उसका हुआ था 1952 में, इसका 1953 में। अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया सांकलिया और उसके बाद ये यहाँ धूप में सूखी मिट्टी ईंटों का प्रयोग हुआ था, ये तो ठीक है, नॉर्मल चीज है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले थे, किस सभ्यता में, आर्य सभ्यता में। यहाँ काले और लाल लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है ये। उसका दूसरा नाम इसका है ताम्रवती नगरी, इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं क्योंकि ये तांबे का अधिक प्रयोग हुआ था और यहाँ पे वो बर्तन भी तांबे के औजार उपकरण आदि यहाँ मिले थे। गिलोन सभ्यता राजसमंद में है, बनास नदी के तट पर स्थित है। बनास नदी के तट पर दो टीलों के उत्खनन से फलस्वरूप आर्य संस्कृति जुड़ी सभ्यता है। गिलोंड है ये आर्य से जुड़ी हुई है, आर्य उदयपुर में स्थित है, गिलोंड राजसमंद में स्थित है। 1957-58 के अंदर बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। फिर यहाँ पे वी.एस. शिंदे और ग्रेगरी पोस्टल ने इसका निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था और यहाँ पे लगभग 1900 से 1700 ईसा पूर्व का काल निर्धारित है। 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले थे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्थर की गोलियां गिलोंड से मिली, पत्थर की गोलियां गिलोंड, हाथी दांत की चूड़ियां मिली थी गिलोंड से, लेकिन हाथी दांत का कंगा मिला था आपके कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन बता दूं आपको, हाथी दांत का हाथी दांत का जो कंगा है, हाथी दांत का कंगा मिला था आपके कालीबंगा से कंगा, लेकिन हाथी दांत की चूड़ियां मिली थी आपके गिलोंड से, ये इंपॉर्टेंट है। और हार में पक्की ईंटों को आग का उपयोग नहीं हुआ था लेकिन गिलोंड में मिलता है, ये अलग फैक्ट है। आर्य सभ्यता के अंदर पक्की हुई ईंटों का प्रयोग नहीं होता था लेकिन गिलोंड में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, प्रचुर मात्रा में थोड़ा बहुत मिलता है, तो ये एक अलग फैक्ट है आर्य से गिलोंड का। बागोर ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर में कोठारी नदी के तट पर वी.एन. मिश्र द्वारा 1967 के अंदर इसका उत्खनन कार्य हुआ था और 1970 तक इसका चला था, 70 तक। और उसके बाद ये बागोर है, बागोर में तांबे के उपकरण मिले थे यहाँ से और चेद वाली सुई मिली और यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम कृषि एग्रीकल्चर है उसका और ठीक है, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है वो बागोर से ही प्राप्त हुए हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, बागोर से प्राप्त हुए। गणेशपुरा सीकर में नीमखा थाना में कांतरी नदी के तट पर स्थित है। ताम्र युगीन संस्कृति है, 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले यहाँ पे। आर.सी. अग्रवाल इसका निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था और यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में लगभग 99% या तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति के प्रमाण है, ठीक है। यहाँ त्रिपिश वर्णी पात्र, बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिपिश वर्णी, ठीक है, त्रिपिश वर्णी जो मृद पात्र है वो यहीं से मिले थे, कहाँ से, आपके गणेश्वर से, ठीक है, गणेश्वर से आपके ये मिले थे प्रमुख त्रिपिश वर्णी उपकरण। गणेश्वरा को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। यहाँ से तांबा बना जाता है और यहाँ से मोहनजोदड़ो से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा गणेश्वर से भेजा जाता था, इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट और है, भीनमाल जालौर में स्थित है और यहाँ आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था, ये तो ठीक है, छोटी बात हो गई। महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से रोमन एम्पोरा यानी सुरा पात्र और यूनानी सुराही मिली है, जो यहाँ से विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करती है, ठीक है। भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल, ठीक है, भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। इसी प्रकार एक ईश्वर उदयपुर है, ये भी प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का प्रमाण है। यहाँ लो उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं, लो उद्योग के साक्ष्य ईश्वर उदयपुर मिलते हैं। और इसके अलावा ये बेराट जयपुर में बीजक पहाड़ी भीमडोगरी महादेव जी की डोंगरी को हड़प्पा सभ्यता का मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं, ठीक है। बेराट से है अपने मौर्यकाल के अवशेष प्राप्त होते हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने इसका बेराट का उत्खनन किया था और बेराट में गोल मंदिर अशोक के स्तंभ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और बेराट के समीप एक भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, भाबरू अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है
जो अशोक के अभी बौद्ध धर्म के अन्य होने का पुख्ता प्रमाण है। ठीक है ना। बेरार के समीप बेरार की पहाड़ी है, यहाँ से बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ। जो अशोक जो मौर्य शासक अशोक थे उनके बौद्ध धर्म अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण बाबरू अभिलेख ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबरू अभिलेख, ये यहीं से प्राप्त हुआ था। बालाथल उदयपुर में वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन हुआ था और इस सभ्यता का संपर्क है वो हड़प्पा सभ्यता के होने का पुख्ता प्रमाण है यहाँ पे। ठीक है, ताम्र प्रश्नकालीन सभ्यता प्रकाश माहिती उदयपुर में। और महत्वपूर्ण कुछ है वो है रंगमहल हनुमानगढ़ में है, ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, चुनारी झुंझुनू, नौ भरतपुर, टोंक आदि ये नगर टोंक में स्थित हैं। ये आदि यहाँ पे आपके ओजियाना, यहाँ बीएल मीणा ने किया था यहाँ पे इसको उत्खनन। ये कुछ बीएल मीणा साहब के संबंध ओजियाना भीलवाड़ा से हैं। और हड़प्पा सभ्यता है, ये इसके बारे में आर्य संस्कृति के प्रचार। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। इसका प्रमुख स्रोत है वैदिक सभ्यता का वो है 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इस सभ्यता को इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। यहाँ वैदिक सभ्यता के 3 केंद्र है, अनूपगढ़, तरखनवाला डेरा और 64 इसका प्रमुख केंद्र है। और बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे माँ काव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाकी जितना नहीं है, बाकी वाला अपन है कल डिस्कस करेंगे। अगला पोर्शन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने मित्रों को भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, इसको इसको ढंग से पढ़ना, ये आपका बेसिक मजबूत करेगा। बाकी तो आपको पढ़ना ही है, बाकी सब कुछ तो पढ़ना ही है, लेकिन आपका जो बेसिक है उसके लिए ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये कंफर्म है, आप मान के चलो। जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं इसके अंदर बुक्स में, इस बुक में आपके, वो आप ढंग से इसको नोट डाउन कर लें। और बेसिक आप है इससे आपका मजबूत हो जाएगा। और फिर आप है कोई ये ऑथेंटिक बुक है, चाहे हुकुम सिंह जैन, नारायण माली जी की हो, और जो भी आपको मिलती है बुक, वो आप है ढंग से उसको पढ़ाई कीजिए। तब तक के कल तक के लिए आप सभी को राम राम। कल आप नई क्लास लेकर आएंगे, नए सेशन आपके राजस्थान इतिहास में ही। ठीक है, मेवाड़ का या मारवाड़ का जो भी है उसको अपन कल डिस्कस करेंगे।